नमस्ते छात्रों एवं साथियों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 10 ओजन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भाग नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 भागों में हम लोगों ने कुछ परिषदों का अध्ययन किया है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि वर्तमान युग में दुनिया में भौतिक विकास के कारण या भौतिक विकास हासिल करने के कारण किस प्रकार स्पर्धा लगी हुई है, और इस स्पर्धा के कारण जाने अनजाने में हम सभी लोगों ने किस प्रकार अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। पर्यावरणवादों का यह भी कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पीने का पानी का जो संकट है, इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पर्यावरणविदों ने यह भी बताया है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक या युद्ध से संबंधित या आर्थिक हितों से संबंधित न होकर पीने का जो पानी है उससे संबंधित हो सकता है। और इस पाठ में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने सिर्फ एक ही समस्याओं को लेकर चर्चा की है, वो है ओजोन विघटन। हम लोगों ने ये देखा है कि ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। उसका एक चार्ट मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। उसमें जो भी वायुमंडल है, वायुमंडल के 5 भाग, और 5 भागों में जो 5 भाग हैं उसमें दूसरा जो भाग है समताप मंडल, उसमें स्थित ओजोन लेयर, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। जो 5 भाग हैं उसमें सबसे पहला क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जिसे हम कहते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मिसोस्फियर, आयन मंडल, आयोनोस्फियर, और 5वां जो भाग है वह बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। अब इन 5 भागों में जो दूसरा भाग है, जो धरती से साधारण 50 किलोमीटर तक दिखाई देता है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो वायुयान हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो दिखाई देती है। उसका विस्तार से आकृति निकालकर मैंने पिछले वीडियो में स्पष्टीकरण किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब पृथ्वी की सतह से जो पृथ्वी का तल है वहां से ऊपर 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो ओजोन परत है, उसके थर जो हैं, ये जो परत है, लेयर है, वो दिखाई देती है। ये दूसरे वायुमंडल के दूसरे भाग में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की है, कि ये जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है, उसका पृथ्वी को क्या फायदा है। तो उसके बारे में भी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है कि ये जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है, जो सूर्य की किरणें आते हैं, आपको आकृति में स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाकर मैंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार इस ओजोन लेयर जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, उससे पृथ्वी की रक्षा करती हैं। जो ओजोन के 3 परमाणु है, ओ और तीसरा ओ यानी O3 यानी ओजोन, उसका विघटन होकर किस प्रकार रात को फिर संयुक्तिकरण होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आकृति में आपको बहुत ही अच्छी ढंग से पिछले वीडियो में बताया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि पराबैंगनी किरणें, ये जो ओजोन परत है, वो अवशोषित करती हैं, धरती तक आने नहीं देती। अगर ये धरती तक आएगी, सीधे धरती तक आएगी, अगर
ओजोन उसे अवशोषित नहीं करेगा तो धरती पर उसका असर सभी सजीव सृष्टि पर हो सकता है। त्वचा के कैंसर, अनेक तरह के रोग, अनेक तरह के रोगों का सामना सभी सजीव सृष्टि को करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी हानि हो सकती है। और इस प्रकार ये जो ओजोन लेयर है यह धरती की रक्षा भी करते हैं। और हम लोगों ने ये भी जानकारी हासिल की है कि ज्यादातर ओजोन लेयर की जो हानि है वो मानवीय कारण की होती है। मानवीय कारण उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी भौतिक सुविधा है जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतन यानी फ्रिज, ठंडा करने की प्रक्रिया, एयर कंडीशन आदि से इस ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है। सन 1930 से पहले प्रशीतन क्षेत्र में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और यह गैस ज़्यादा तीव्र होने के कारण और मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण सन 1930 में या 30 के दशक में थॉमस मिडले जी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी की खोज लगाई और यह क्रांतिकारी उपलब्धि थी। यह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील या अज्वलनशील होने के कारण ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होने लगा। इसका उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। लेकिन ये जो सीएफसी है यह नष्ट न होने के कारण, इसका ऑक्सीकरण न होने के कारण और अपघटन न होने के कारण और पानी में न घुलने के कारण यह हवा से भी हल्का है। इसकी वजह से इससे ज्यादा मात्रा में ओजोन थर को क्षति पहुंचती है। और इसके बारे में सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलैंड जी ने अपने शोध पत्र में 1974 में जो नेचर नाम का प्रतिष्ठित पत्रिका थी उसमें अपना शोध लेख प्रसिद्ध किया था। उसमें इसके कारण, सीएफसी के कारण किस प्रकार ओजोन लेयर को क्षति पहुंच रही है और ये जो छिद्र है वह इसके कारण बड़ा हुआ है, इसके बारे में विवरण किया था। लेकिन इसकी तरफ बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन जब 1985 में ब्रिटिश टीम ने सर्वे किया और वहां पर रोलैंड की बात उन्हें सही लगी, सही साबित हुई, तब यह भी पता चला कि दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में ओजोन परत की काफी झीज हो चुकी है। वहां पर एक बड़ा छिद्र जो है वो तैयार हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी पता चला कि रोलैंड की बात किस प्रकार सही थी। और इन्हीं पराबैंगनी किरणों के कारण किस प्रकार तापमान में भी वृद्धि हो रही है। त्वचा के कैंसरों के रोगियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। यह समस्याएं मालूम होने के बाद उसमें चिंतन करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए विचार विमर्श होने लगा। और 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कुछ सालों की खोजबीन से पता चला है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार, जो छिद्र है उसका आकार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। यहां तक की जानकारी हम लोगों ने देखी थी। तो चलिए
आगे के जो परिच्छेद हैं उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले किताब निकालिए, किताब में पन्ना नंबर 53। सबसे पहले प्रकट वाचन करता हूं, पन्ना नंबर 53। ऊपर से ये जो परिच्छेद है यहां पर ध्यान दीजिए। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करें, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। सन 1990 के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहां विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया करना मुख्य है। मुहैया ने इकट्ठा करना। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। चलिए यहां तक का परिचय जो है उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इस परिचय में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने ओजोन विघटन पर संकट, जो ओजोन विघटन का संकट है उस पर विचार करने के लिए जो दुनिया में अनेक प्रकार की बैठकें हुई उसे कम करने के लिए, उसमें वियना में जो बैठक हुई और लंदन में जो बैठक हुई उसका विवरण इस परिच्छेद में किया हुआ है। लेखक ने कहा है कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए सबसे पहली जो बैठक है 1985 में वियना में हुई और उसके बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई और इसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया था और इसके तहत जो भी प्रावधान रखा गया वो था कि 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत जो है वह 50% की कटौती करेंगे और 1997 तक 85% की कटौती सभी देश करेंगे। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मसौदे पर कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद भी हुए और मतभेद का जो मुद्दा था वो ये था कि गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला जो खर्चा है
वह विकसित या जो भी बलाढ्य धनी देश हैं वही उठाएं, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही देश है। वहीं पर औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है और उनकी वजह से ही जो ओजोन विघटन है वो हो रहा है। सन 1990 के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी जो दुनिया है उसमें सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंचा दी गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अकेले अमेरिका जो है उसकी थी। भारत का प्रतिशत मात्रा सिर्फ 0.6 था, यानी भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज्यादा थी। और इसी समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां पर नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी जो तकनीक है वो हटाने के लिए अलग जो कोष है वो बनाने की मांग हुई। यहां पर भी विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण के मुद्दे में या सीएफसी के विकल्प की खोज में हर देश को, जो भी इकट्ठा देश हुए थे, उन्हें धन इकट्ठा करना पड़ा और विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे, ऐसा भी तय हुआ। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे, यह भी इस बैठक में तय हुआ। तो इस प्रकार इस परिच्छेद में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने ओजोन संकट पर विचार करने के लिए जो वियना में, कनाडा में और लंदन में जो बैठक हुई और वहां पर जो तय हुआ था सीएफसी का विकल्प भी खोजने के लिए किस प्रकार धन इकट्ठा किया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आगे के जो परिच्छेद है उसमें ये जो ओजोन संकट है उसके कारण या ओजोन का विघटन होने के कारण और कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है और इन दुष्प्रभावों के कारण किस प्रकार अनेक संकट मनुष्य जो है संकट उत्पन्न कर रहा है, कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तार से या संक्षिप्त में आगे के परिच्छेद में लेखक ने चर्चा की है। तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले प्रकट वचन। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध
तक यही हिमनद हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ऊसर, ऊसर शब्द का अर्थ है बंजर या अनुपजाऊ। ऊसर यानी बंजर या अनुपजाऊ। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए प्रकट वाचन के बाद इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक कृष्ण कुमार मिश्र जी यहां पर कहते हैं, जो भी स्थिति गंभीर स्थिति ओजोन विघटन की हो रही है, इस पर दुनिया के सभी देशों ने कुछ कदम उठाने शुरू कर भी दिए हैं और हम लोग देखते भी हैं कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान कितना बढ़ रहा है और इसके कारण ज्यादातर ओजोन विघटन हो रहा है। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उन्हें ओजोन परत जो है वो अवशोषित करती है। लेकिन इस ओजोन परत का विघटन होने के कारण अब ज्यादा मात्रा में ये जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, किरणें हैं, वो धरती पर आ रहे हैं। वो किस प्रकार धरती पर आ रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में उसका चलचित्र दिखाया है कि सीएफसी की खपत ज्यादा होने के कारण या सीएफसी का इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण किस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऊपर जाकर इस पराबैंगनी किरणें के साथ सीएफसी का संयुक्तीकरण होने के कारण विघटन होने के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। और इस तरह धरती का जो तापमान है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और ये तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमी हुई जो विशाल बर्फ है वो भी पिघलने के समाचार आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। समुद्र के किनारे पर जो भी शहर हैं, गांव हैं, वो सब पानी में डूब सकते हैं। इस ताप वृद्धि के कारण जलवायु में जबरदस्त बदलाव हो सकता है। मानसून में परिवर्तन हो सकता है, वो हम लोग आज देख भी रहे हैं कि बरसात में मौसम में कभी बरसात होती नहीं। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कभी भी बरसात होती है, असमय पर बरसात होती है और उससे ज्यादातर किसानों का नुकसान ही होता है। और इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। और इस मानसून के परिवर्तन के कारण कहीं पर अतिवृष्टि हो सकती है और हो भी रही है अभी। कहीं पर ज्यादा वर्षा तो कहीं पर अकाल स्थिति, उसका सामना आज भी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
और कुछ सालों से इसमें बहुत सारा परिवर्तन आता हुआ हमें हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है। और इसके कारण बहुत सारी बीमारियों का भी प्रसार हो रहा है। इस विज्ञान के युग में, आधुनिक युग में, प्रगति के युग में, उन्नति के युग में उस बीमारियों पर कोई ठोस उपाय, वैक्सीन जो बुद्धिजीवी मानव है वो नहीं लगा पा रहा है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल होता रहा तो 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा हिमालय से निकलने वाले दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। अगर समय रहते इस स्थिति पर काबू नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणामों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इस ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के कारण इंसानों की जो सभ्यता है वह संकट के निकट आ गई है। अतः अभी भी समय नहीं गया है। सभी लोगों को जरूरत है कि फौरन इस समस्या से निपटे, कोई अच्छा कदम उठाए, अभी भी सुधर जाइए, प्रदूषण को रोकिए। विकास के नाम पर जो बड़े बड़े हवाई जहाज हर एक देश खरीद रहा है और ज्यादातर हवाई जहाजों का जो धुआं है उसके कारण ये जो ओजोन लेयर है उसे क्षति ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। हर एक देश बलाढ्य बन रहा है एक दूसरे को कम देखने के लिए या लेखने के लिए जो हवाई जहाज है उसे खरीद रहा है, लेकिन उससे इस पर्यावरण को किस प्रकार की हानि होती है ये कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए दुनिया के हर एक इंसान को इससे सबक लेना चाहिए कि आज दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए। अगर इसमें सुधारना नहीं की सबके आंखें खुल जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए सुधर जाइए। छात्रों, ये जिम्मेदारी आपको हाथ में लेनी चाहिए। इस संकट को दूर करने के लिए जो भी सावधानियां हैं उस पर आप लोगों ने जरूर विचार करना चाहिए, उसका अमल भी करना चाहिए और खुद से अमल सबसे पहले आरंभ करना चाहिए। अब इस ओजोन लेयर की, ओजोन परत की क्षति होने के कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं उसका एक संक्षिप्त में आपको चलचित्र दिखाता हूं, वो सुनिए। ओजोन परत की क्षति किस प्रकार हो रही है। त्वचा कैंसर में वृद्धि, नेत्र कैंसर में वृद्धि, मोतियों बिंदु में वृद्धि,
त्वचा एलर्जी में वृद्धि, अनेक प्रकार की त्वचा एलर्जियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिरक्षक तंत्र में कमजोरी, आज उसके लिए बहुत सारे काढ़ा जो है वो लोग पी रहे हैं। पाचन तंत्र में कमजोरी, कोरोना को दूर भगाने के लिए अलग अलग जो उपाय हैं। अब फसलों का भी किस प्रकार नुकसान हो रहा है। सामुदायिक प्लांटेशन में कमी आ रही है। डीएनए संरचना में बदलाव हो रहा है। वैश्विक